आज तक हमने लास्ट वीडियो तक ज्योग्राफी के 2 चैप्टर रिसोर्स ऑफ इंडिया फर्स्ट एंड रिसोर्स ऑफ इंडिया सेकेंड और थर्ड चैप्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सिविक्स का पार्ट है वो पढ़ा। उसके क्वेश्चन आंसर देखे। आज हम देखते हैं फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया जो कि हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और इसके बारे में बताएंगे। फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल दैट मीन्स आजादी के लिए पहली लड़ाई जो इंडिया में लड़ी गई वो क्या है। दूसरा कि फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल में कौन कौन से ऐसे लीडर्स थे जो सामने आए और सामने आकर अपनी जान तक कुर्बान करी और गुलाम देश को, जो कि भारत जब गुलाम देश था, उनको एक नई राह बताई कि हम कैसे अपनी आजादी को पा सकेंगे। पहले हम देखेंगे कि जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल थे जिसमें लीडर्स थे जिन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उसके पहले हम ये देखते हैं कि जो आजाद देश था, जो सेल्फ सफिशिएंट कंट्री थी और जो सोने की चिड़िया का नाम दिया गया था जिसे, और जिस कंट्री को बड़े बड़े राजाओं ने जिसकी अपनी हुकूमत जिस पर अपनी हुकूमत चलाई, ऐसा देश कैसे एक गुलाम देश में कन्वर्ट हुआ और कौन से ऐसे रीजन थे या कौन सी कंट्री थी जिन्होंने उस पर राज किया। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जिन्होंने 200 वर्ष तक अपने भारत पर राज किया, उसे गुलाम देश में कन्वर्ट किया। कैसे वो अपने देश में उन ब्रिटिशर्स कैसे अपने देश में आए और उन्होंने अपने देश की अपने देश को ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन नहीं जानता। ये कंपनी अपने व्यापार करने के तरीके के लिए विख्यात रही, पर इससे भी ज्यादा इसको तब जाना जाने लगा जब इसने भारत पर अपने कदम रखे और एक लंबे समय तक यहाँ व्यापार किया और बाद में भारत को गुलाम बना लिया। मुगलों पर जिस तरह से अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए इसने भारत में अपना विस्तार किया, उसे भुलाया नहीं जा सकता। अपने सफर में इसने वो समय भी देखा जब चारों तरफ उसका डंका ही बजा। इसे कंपनी का भाग्य कह लीजिए या कुछ और, पर अपने बलबूते कई राज्यों पर इसने अपना कब्जा जमाया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कैसे आई? वो कौन शख्स था जिसकी कोशिशों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव भारत में पड़ी? सन 1600 के आसपास कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से भारत में व्यापार करने की अनुमति ली। व्यापार के लिए एक कंपनी की जरूरत थी, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक कंपनी का निर्माण किया गया। अगली कड़ी में पूरी तैयारी के साथ इंग्लैंड से 1608 में हेक्टर नाम का एक जहाज भारत के लिए रवाना किया गया। इस जहाज के कैप्टन का नाम था सर विलियम हॉकिंस। सबसे पहले सूरत के बंदरगाह पर जाकर यह जहाज रुका। उस समय सूरत भारत का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। हॉकिंस व्यापार की नीयत से ही भारत आया था, इसलिए उसने राजदूत के रूप में उस समय के सत्ताधारी मुगल बादशाह जहांगीर के पास जाकर हाजिरी लगाई। चूंकि वो इंग्लैंड के सम्राट का राजदूत बनकर आया था, इसलिए जहांगीर ने भारतीय परंपरा के अनुसार अतिथि का विशेष स्वागत किया, साथ ही उसे पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। शायद उस वक्त जहांगीर इस बात से अनजान रहे होंगे कि जिस अंग्रेज कौम के नुमाइंदे को वो सम्मानित कर रहे हैं, एक दिन उसी कौम के वंशज भारत पर शासन करेंगे और हमारे शासकों और जनता को अपना गुलाम बना लेंगे। चूंकि अंग्रेजों के आने से पहले पुर्तगाली भारत आ चुके थे, साथ ही वो जहांगीर को भी प्रभावित कर चुके थे, इसलिए हॉकिंस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो पुर्तगालियों को अपने रास्ते से कैसे हटाए। इसलिए उसने जहांगीर को पुर्तगालियों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे समस्या हुई, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी योजना में कामयाब रहा। यही नहीं, वो जहांगीर से कुछ विशेष सुविधाएं और अधिकार लेने में भी सफल रहा। बाद में जल्द ही
हॉकिंस ने पुर्तगालियों के जहाज़ों को लूट लिया। असल में वो जल्द से जल्द सूरत में पुर्तगालियों का व्यापार ठप कर देना चाहता था, ताकि उसका रास्ता साफ हो सके। इसी कड़ी में 6 फरवरी 1663 को उसने बादशाह जहांगीर से एक शाही फरमान जारी करवा लिया। इसके तहत अंग्रेज़ों को सूरत में कारखाना बनाकर व्यापार करने की इजाज़त मिल गई। इसी के साथ जहांगीर ने यह इजाज़त भी दे दी कि उसके राज दरबार में इंग्लैंड का एक राजदूत रह सकता है, जिसके तहत सर थॉमस रो को 1615 में राजदूत बनाकर भारत लाया गया। थॉमस रो ने भारत पहुंचते ही अंदाज़ा लगा लिया कि पुर्तगाली उनके व्यापार करने में दिक्कतें पैदा करेंगे। रो ही क्यों, सभी दूसरे अंग्रेज अधिकारी इस बात को जानते थे। शायद इसीलिए थॉमस रो को भारत बुलाया गया था, क्योंकि वो अपनी कूटनीति के लिए पूरे ब्रिटेन में मशहूर था। उसके बारे में कहा जाता था कि वो इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ का काफ़ी करीबी था। अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जल्द ही रो ने अपना काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने सारे मामलों को अच्छे से समझा और फिर अवरोधों को दूर करने की योजना बनाई। अपने आकलन में उसने पाया कि अगर उसे भारत में व्यापार करना है तो उसे दोबारा से एक शाही फरमान हासिल करना होगा। इसके लिए उसने हॉकिंस की मदद ली और जहांगीर के दरबार में पहुंच गया। वहां अपनी वाक कुशलता से वो जहांगीर को रिझाने में सफल रहा। अपने संवाद से वो जहांगीर को ये भरोसा दिलाने में भी सफल रहा कि अंग्रेज पुर्तगालियों से ज़्यादा ताकतवर हैं। वो न सिर्फ भारतीयों को ज़्यादा मुनाफे के साथ कारोबार कराएंगे, बल्कि उन्हें सुरक्षा भी देंगे। उनकी ये बात जहांगीर को पसंद आई और दोनों के बीच ये बात तय हुई कि कंपनी को व्यापार के लिए विशेषाधिकार दिए जाएंगे। इस तरह रो 1615 से 1618 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए विशेष अधिकार हासिल करने में सफल रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी को जैसे ही विशेषाधिकार मिले, उसने अपने कारखाने लगाने शुरू कर दिए। एक के बाद एक अहमदाबाद, बहरामपुर, आगरा और सूरत में फैक्ट्रियां खोल दी गई। बंगाल का इलाका समुद्र तट से लगा हुआ था, इसलिए उसे भी व्यापार के लिए चुना गया और यहाँ भी फैक्ट्रियों की स्थापना की गई। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व पूरे भारत में बढ़ता गया। जिस कंपनी के लिए तभी पुर्तगाली मुसीबत हुआ करते थे, वो कंपनी उनके वर्चस्व को खत्म करते हुए भारत में मजबूती से स्थापित हो चुकी थी। आगे इतिहास गवाह है कि इस कंपनी ने पूरे देश में कितनी तेजी से अपने पांव पसारे। एक छोटी सी पूंजी के साथ भारत आने वाली कंपनी के बारे में कभी भी किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि वो यहाँ 200 सालों तक राज करेगी। असल में इससे पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। आने वाले दिनों में अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम बना डाला।